नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। यूं ही कोई किसी के सम्मान में नहीं आता, यूं ही कोई किसी के पक्ष में नहीं आता, यूं ही कोई किसी की चर्चा नहीं करता, यूं ही कोई किसी की तारीफें नहीं करता, यूं ही कोई किसी का सम्मान करके उसके सामने नतमस्तक नहीं होता और यूं ही बेवजह कोई किसी के लिए इतनी बड़ी बातें नहीं कहता। जी हाँ साथियों, मैं बात करूँ पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अगर मैं बहुजन मीडिया तक की बात करूँ तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव चर्चाओं में बने हुए हैं। और चर्चा में बनने का कारण खास है क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश चौधरी ने बहन कुमारी मायावती को लेकर विवादित बयान दिया और उन्होंने बसपा सुप्रीमो को टारगेट करते हुए ये कह दिया कि वो उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट नेता है। और इतना ही नहीं साथियों, वो यहाँ तक कह गए कि ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती अगर बीजेपी इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाती। तो साथियों, आप इन लोगों की मानसिकता से समझ सकते हैं कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है और समय समय पर ये इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्या ये राजेश चौधरी जो कि मथुरा मार्ट से बीजेपी का विधायक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी है, क्या ये स्टेटमेंट इसने खुद कही या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के कहने पर कही गई? ये पहली बार नहीं हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के नेताओं ने बहन कुमारी मायावती को लेकर स्टेटमेंट की हो और खासकर एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम किया हो। साथियों, अगर हम बहन कुमारी मायावती का इतिहास जाकर देखें और खासकर राजनीतिक इतिहास या उनका संघर्ष देखें तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनको घेरने का काम किया, उन पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम घोटालों को लेकर लोगों ने केस दर्ज किए, लेकिन आप सबको पता है कि हर केस में बहन जी को क्लीन चिट मिल गई। कहीं से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जो उनको दोषी साबित कर दे। और आज जिस तरह से जो एमएलए राजेश चौधरी हैं जो बहन जी को कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट नेता है उत्तर प्रदेश की, तो मैं आपको बता दूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जिस तरह से 2024 के जो चुनाव गए लोकसभा के और जिस तरह से 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी पूरी की पूरी सूची वो अपनी वेबसाइट पर डाले। और साथियों, पूरे देश में तहलका जम मच गया जब चुनाव आयोग ने 326 पन्नों की पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची अपनी वेबसाइट पर डाली। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आज लोग बहन कुमारी मायावती को भ्रष्ट बोल रहे हैं और जो बहन कुमारी मायावती को लगातार घेरते नजर आते हैं कि इन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, तो वो कान खोल कर सुन ले। जब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची अपनी वेबसाइट पर डाली तो सबसे पहले जो नाम पर था चंदा लेने वाली पार्टियों का प्राइवेट एजेंसियों से, तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कि 60 अरब रुपए चंदा लिया था। और दूसरे नंबर पर बात करूं तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम आया, जिन्होंने कि 16 अरब रुपए प्राइवेट एजेंसियों से चंदे के तौर पर लिया। और तीसरे नंबर पर इसमें जो पार्टी रही वो है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ साथियों, 14 अरब रुपए इन्होंने भी प्राइवेट एजेंसियों से चंदा लिया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 326 पन्नों की इस रिपोर्ट में 25 जो राजनीतिक दल थे उनको सम्मिलित किया गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इसमें कहीं भी नाम नहीं था। उनका जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकल कर आया वो था जीरो बैलेंस। तो इसी से आप समझ सकते हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज मुंह फाड़ कर बोल रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट जो मुख्यमंत्री है वो है उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और साथियों, मैं बात कर रही थी जिस तरह से अखिलेश बहन जी के पक्ष में उतरे हैं, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आज अखिलेश यादव किस तरह से बहन जी की पैरवी करते नजर आए। और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं राजेश चौधरी, उन पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती सबसे अच्छी और ईमानदार नेता है। तो साथियों, बहुजन समाज के लोगों को ये भी समझ जाना चाहिए कि अखिलेश यादव इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। और साथियों, मैं एक चीज और बता दूं, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो बहन जी ने उनको धन्यवाद किया और बहन जी ने कहा कि शुक्रिया अखिलेश जी, आपने कम से कम हमें ईमानदार तो माना। और इसी की प्रतिक्रिया देते हुए फिर अखिलेश कुमार ने एक और ट्वीट किया। साथियों, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आभार के लिए मैं उनका यानी कि मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। कहीं न कहीं इसमें भाजपा की चाल है, वो कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहती। भाजपा के लोग पीडीए का सम्मान दिल से नहीं करते हैं। हम लोग पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी और समाज में भी। हजारों साल से पीडीए परिवार ने इस तरह का व्यवहार देखा है।
तो साथियों, ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी ने दी और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर चला, तमाम बुद्धिजीवी लोग अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट को लेकर चर्चा करने लगे। और साथियों, इस स्टेटमेंट को लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से आप सबको बताया कि अखिलेश कुमार यादव ने जो पीडीए का मुद्दा या एक तरह से फार्मूला चुनाव में इस्तेमाल किया, और जब जब चुनाव आते हैं वो हमेशा पीडीए की बात करते हैं। अब तमाम लोग सोच रहे होंगे पीडीए क्या है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पीडीए क्या है। तो मैं उन तमाम लोगों को बता दूं, जो पीडीए है साथियों, उसकी फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मतलब जब जब राजनीतिक गलियारों में रोटियां सेकने की बारी आती है तो तब इन्हें दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक याद आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ साथियों अखिलेश यादव की। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अखिलेश यादव जी कितने दलित हितैषी या कितने पीडीए के समर्थक है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता चुना गया, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला लेकर आए थे, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास की बात करते थे, उन तभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने का काम किया और उन्होंने उनको दबाते हुए उनके ऊपर एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। और साथियों, जिसको प्रतिपक्ष का नेता बताया गया वो व्यक्ति ब्राह्मण है और कई बार मंत्री भी रह चुका है। और यहाँ पर मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, जब उसमें प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाली गई तो कुल वैकेंसियां 84 थी और 84 वैकेंसियों में से साथियों 83 वैकेंसी यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया अखिलेश यादव जी के द्वारा, इसने 84 में से 83 वैकेंसियां ब्राह्मण समाज के लोगों को दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दलितों का उद्धार कर सकते हैं, कितना पिछड़े अल्पसंख्यक के लोगों का विकास करते हैं। और जो आज अखिलेश यादव जी ने जो बहन जी को लेकर स्टेटमेंट दिए या उनके समर्थन में उतरे हैं, तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अखिलेश यादव ने जो ये स्टेटमेंट दिए या बहन जी के पक्ष में जो उतरे हैं, इसके पूरे के पूरे सूत्रधार इस नाटक के लक्ष्मण यादव जी हैं। जी हाँ, लक्ष्मण यादव जी को तमाम लोग जानते होंगे और लक्ष्मण यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का कार्ड खेला जाता है। और लक्ष्मण यादव आजकल सपा पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं और अखिलेश यादव के बहुत ही नजदीक है। और साथ ही आप सबने देखा है कि जिस तरह से लक्ष्मण यादव को लगातार एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े मंच दिए, पैसा खर्च दिया, आने जाने की व्यवस्था की, 5 स्टार होटल की व्यवस्था की, लेकिन जब मौका आया उस समाज का प्रतिनिधित्व करने का या उसको सत्ता में पहुंचाने का, तब लक्ष्मण यादव उस समाज के समर्थन में ना जाकर बल्कि जो अखिलेश यादव है उसके समर्थन में उतरे। और वो जगह जगह पर जहां पर कि जो यादव समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो ये कहते नजर आए कि भाई ये यादव समाज का व्यक्ति है और आपको संविधान बचाना है तो आप यादव समाज के व्यक्ति को वोट कीजिए और सपा को वोट करें। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं वो अम्बेडकरवादी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूंगी कि वो जातिवादी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने दे भी दिया है कि जिस तरह से वो यादव के नाम पर वोट मांगते फिर रहे थे। और साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर मैं बात करूं साथियों, अभी पिछले दिनों जिस तरह से अयोध्या में दलित समाज की बेटी के साथ में जो बलात्कार हुआ और उस बलात्कार को करने वाले कोई और नहीं बल्कि सपा पार्टी से जुड़े हुए नेता भी उसमें सम्मिलित थे, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने उस पर एक भी बयान नहीं दिया और ना ही किसी तरह की वीडियो बनाई। अगर मैं दूसरी खबर पर चर्चा करूं तो साथियों, बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से दलित समाज की बेटी के साथ में 14 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया और जिस तरह से चाकू से बार बार लगातार एक नहीं कम से कम 50-60 बार वार किया गया, तो उस पर भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि कारण ये था घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लक्ष्मण की जाति से आने वाला संजय यादव। और उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आगरा में जो प्रकरण हुआ, दलित समाज की बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, उसको जिंदा दफनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस खबर पर भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपशब्द भी नहीं बोला। उसके बाद में हमने देखा कि दलित समाज की 2 बेटियों के साथ में बुलंदशहर में जो घटना हुई वो भी साथियों किसी से छुपी नहीं है। और फिर उसके बाद में फिरोजाबाद में दलित समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उस पर भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक शब्द तक बोलते नजर नहीं आए। साथियों, इसी चीज से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं
बहुजन समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो समय समय पर समाज को बरगलाने का काम करते हैं, कि भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। लेकिन ये समाज के लोगों की भी नैतिक ड्यूटी बनती है कि समय रहते हुए ऐसे लोगों को समझे और ऐसे लोगों का खुले तौर पर बहिष्कार करें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसी कड़ी में कल चंद्रशेखर आजाद जी कानपुर पहुंचे थे, तो जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर से बहन कुमारी मायावती के प्रकरण पर चर्चा की, तो चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी पर हमला बोलते हुए साफ साफ ये कहा कि ऐसे विधायक को जूते मारने चाहिए, क्योंकि ये विधायक पागल है और ऐसे विधायक किसी भी तरह से विधायक बनने लायक नहीं है। अगर आज के बाद किसी ने बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी की इस तरह की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो साथियों, आप इन सभी चीजों से समझ गए होंगे कि आज भारत देश में क्या चल रहा है और 2027 में जिस तरह से चुनाव है, और अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो विधानसभा है उसके उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए, जब विपक्षी पार्टियों के नेता आपके समाज की बड़ी नेता के समर्थन में आ जाए या उनके लिए इस तरह की स्टेटमेंट देने लगे, तो साफ साफ मतलब है कहीं ना कहीं वो दलित, पिछड़े, शोषित लोगों का वोट बैंक लेना चाहता है। और जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं, तो साथियों ऐसे लोगों को भी लगातार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, आज भी पूरे विश्व में उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है। अगर हम बहन जी का शासनकाल उठाकर देखें, 2007 से लेकर 12 तक का जो फुल फ्लैश सरकार उनकी रही, जिस तरह से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, और खासकर मैं तारीफ करूंगी उनके लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि उनके शासनकाल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी पुलिस प्रशासन की वो किसी पर अत्याचार शोषण कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश कुमार यादव की सरकार रही हो या योगी आदित्यनाथ की वर्तमान में सरकार है, आए दिन जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, तरह से पत्रकारों का दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो साथियों, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब तक जिस भी साथी ने हमारे एनबी न्यूज चैनल और तमाम चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो इस चैनल को और तमाम चैनलों को सब्सक्राइब कर लें।